कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। जो अपनी पत्नी को सांसद तो बनवा लिए श्री अखिलेश यादव जी, बाकी महिलाएं सांसद नहीं बन सकती, विधायक नहीं बन सकती। चेतावनी नहीं है, ये उनके लिए एक सफाई की आखिरी घंटी बज गई है। ये राजनीतिक खेल था, ड्रामा था। उन्हें की पदयात्रा हो रही थी लखनऊ, और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है, विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। महिला आरक्षण संशोधन का बिल संसद में गिर गया, लेकिन महिला आरक्षण का मुद्दा अभी शांत नहीं हुआ है। कई दशकों से महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण देने का मुद्दा जोर पकड़ता रहा, लेकिन यह मुद्दा कभी अंजाम तक पहुंचा नहीं। कभी लोकसभा में, कभी राज्यसभा में, कभी कानून बनने के बाद संशोधन में फंसकर यह वहीं का वहीं रह जाता है। लेकिन महिला आरक्षण अपने मुकाम पर आज तक पहुंच नहीं पाया। इस बार जब महिला आरक्षण संसद में आया, ये बिल आया, तो लोगों को उम्मीद थी कि आधी आबादी को हक मिलने वाला है। लेकिन सियासी दांव पेच में एक बार फिर से यह बिल फंसा और फंस करके रह गया। अब एक बार फिर से महिला आरक्षण के नाम पर नेताओं की नूरा कुश्ती जारी है। सत्ता पक्ष अपने हिसाब से और विपक्ष अपने हिसाब से महिलाओं को आरक्षण दिलाने की बात कर रहा है। भाजपा का आरोप है कि विपक्ष के अड़ियल रवैये की वजह से महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। कई राज्यों में भाजपा ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट के साथियों के साथ पैदल मार्च निकाला और 2 किलोमीटर तक पैदल चलकर विपक्ष के खिलाफ जन आक्रोश पदयात्रा निकाली। जनता में इस बात का संदेश देने की कोशिश की गई कि महिला आरक्षण के मामले में विपक्ष का रवैया गलत है। सीएम योगी के निशाने पर जाहिर सी बात है कि सपा है, कांग्रेस है और बाकी का विपक्ष है। सीएम योगी ने कहा कि अगर सपा और कांग्रेस के कृत्य महिला विरोधी रहे हैं और महिलाओं में इनके प्रति गुस्सा है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि आंदोलन यहीं समाप्त नहीं होगा, बल्कि बूथ, ब्लॉक, जिले और मंडल स्तर पर जारी रहेगा। एक तरफ भाजपा ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला, तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए गए। कांग्रेस और सपा ने महिला आरक्षण का बिल संसद में गिरने पर अपना पक्ष रखा। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार महिला आरक्षण को लेकर सीरियस है ही नहीं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ से महिला आरक्षण को लागू करने के लिए पत्र भी लिखे गए, लेकिन बीजेपी सरकार महिला आरक्षण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है, राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि पहली बार कोई सरकार अपने ही बिल पर इतनी मेहनत कर रही है। भाजपा बार बार झूठ बोलकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। सपा हमेशा महिला आरक्षण के पक्ष में रही है, लेकिन बीजेपी इसे लागू करने के बजाय राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। फिलहाल महिला आरक्षण को लेकर सियासी महाभारत चरम पर है और देखना है कि जनता की अदालत में किसकी विजय होती है, किसकी पराजय होती है। हम इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर जो सरकार पिछले 9 साल में एक बिल तो छोड़िए, बिल तो बहुत बड़ी चीज है, बिल का कोई शब्द भी नहीं गिरने दे रही थी, हर चीज उसने एज इट इज पास करा ली इसी संसद में, तो आखिर इस महिला आरक्षण को लेकर के ऐसा कैसे हो गया कि ये बिल गिर गया। अच्छा, फिर विपक्ष जिस काम को 2023 में कर चुका है और जिसको 2034 तक इंप्लीमेंट हो जाना है, अगर वो 2029 में इंप्लीमेंट हो जाए तो क्या दिक्कत? सबके अपने अपने राजनीतिक कोने हैं और उस कोने में सुरक्षित बैठकर सारी सियासत, सारा तमाशा हो रहा है, संसद से सड़क तक हो रहा है। हम इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान जो आज दिन में दिए गए। कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ जो देश भर में आज आम जन में और खासतौर पर आधी आबादी में आक्रोश है, उसका प्रतीक लखनऊ का यह आक्रोश मार्च बनेगा।
देश की 50% जो महिलाएं हैं उनका श्राप लगेगा और सपा, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी भस्म होंगे उसमें। कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ जो देश भर में आज आम जन में और खासतौर पर आधी आबादी में आक्रोश है, उसका प्रतीक लखनऊ का यह आक्रोश मार्च बनेगा। देश की 50% जो महिलाएं हैं उनका श्राप लगेगा और सपा, कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी भस्म होंगे उसमें। और 2027 में यूपी में तो समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो अपनी पत्नी को सांसद तो बनवा लिए श्री अखिलेश यादव जी, बाकी महिलाएं सांसद नहीं बन सकती, विधायक नहीं बन सकती। कि जब शक्ति आक्रोशित होती है, चाहे माँ दुर्गा के रूप में, चाहे माँ काली के रूप में, आज ये महिला शक्ति जब सड़कों पर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए ये चेतावनी नहीं है, ये उनके लिए एक सफाई की आखिरी घंटी बज गई है। महिलाओं ने जता दिया है कि प्रदेश की आधी आबादी अपने हक और हुकूक को लेकर के रहेगी। राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव जी ने इस बिल को गिराया ही नहीं, उनको मेज थपथपा के खुशी मनाई कि हमने ये बिल गिरा दिया। वो महिलाओं को नहीं चाहते, वो केवल अपने घर की महिलाओं को चाहते हैं। 2027 में यही जन आक्रोश उन्हें जवाब देगा। आज उन्होंने इनके बिल को कैंसिल किया है, कल ये इनको इस राजनीति से दूर कर देंगे। सदन में भी कहा, सदन के बाहर भी कहा, और फिर कहते हैं हम समाजवादी लोग हमेशा महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। अगर कोई आरक्षण को रोकना चाहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसकी बदनीयत को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। केवल लोकतांत्रिक जीत नहीं हुई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बदनीयत की भी हार हुई है। देखिए, अब चोर की दाढ़ी में तिनका है, हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। फर्क यह है कि इस हाथी को पूरे देश ने और देश की आधी आबादी जो महिलाएं, हम सब ने देख लिया है। तो जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल परिसीमन और 2011 की जनगणना के आधार को लेकर के संयुक्त रूप से संसद में 131वें संशोधन के रूप में पेश किया गया, वो गिर गया। लेकिन जिस तरीके से परिसीमन को लेकर या जनगणना को लेकर, दोनों क्लॉज हटाने को लेकर, इसके साथ साथ 33% आरक्षण में ओबीसी कितना, मुसलमान को कितना, एससी एसटी को कितना, इन सारी चर्चाओं ने इस महिला बिल को और ज्यादा उलझा दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से एक के बाद एक सरकारें आईं, महिला आरक्षण का बिल अपनी सरकार में लेकर चली, उसके बाद उस बिल को ना पास करा पाने के पीछे के जो कारण बताए, वो महज राजनीतिक लाभ तक सीमित होकर के रह गए। उसमें लाभ कभी विपक्ष को मिला, कभी सत्ता पक्ष को मिला, जिस तरीके से भी मिला। लेकिन इस बात की हर बार पुख्ता यह बात होती गई कि महिलाओं के आरक्षण को लेकर के क्या वाकई हमारे राजनीतिक दल सीरियस हैं, गंभीर हैं। जो सवाल पहले कायम था, वही सवाल आज भी कायम है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुनीता चौबे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। तनु पोद्दार जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर पूजा मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। सोनी कपूर जी हैं, पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आज चर्चा तनु जी से शुरू करूंगा। तनु जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये ठीक है, बीजेपी ने अभी एक बिल लेकर के वो आई, संशोधन था 131वां, वो गिर गया, उस पर तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन इन बातों से हम आज थोड़ा सा पीछे चलेंगे। कांग्रेस नीति सरकार में भी महिला आरक्षण बिल आया, महिला आरक्षण बिल एक सदन में पास भी हुआ, लेकिन फिर भी वो कानून नहीं बन पाया।
तो कांग्रेस सरकार भी तो यहां पर आकर के फेल हो गई। महिला आरक्षण के मुद्दे पर आपकी सरकार जो उस समय बहुमत में थी वो भी तो फेल हुई। हम कांग्रेस को बीजेपी से कैसे अलग कर दें? अनम्यूट कर दीजिए पहले। आपके माइक को अनम्यूट कीजिए मोबाइल में। आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आप बोलें। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, मैं सुन रहा हूं। तनु जी, आप अपनी बात रखें। आवाज नहीं आ रही। इसको लगाए। शायद हम तनु जी के पास संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश करेंगे, हम तनु जी के पास दोबारा पहुंचेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर पूजा मिश्रा जी कि समाजवादी पार्टी सरकार किसी की भी रही हो, बाहर आकर के बिल का समर्थन ही किया है, लेकिन संसद के भीतर कभी भी महिला बिल के समर्थन में वोट उसका गया नहीं, तो यह कैसा समर्थन है? आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। शेखर जी, मुझे नहीं लगता कि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका तो कितना कमजोर होगा। अप्रैल 2023 महिला आरक्षण विधेयक शेखर जी पास हो चुका है ना। 16 अप्रैल 2026 को रात में इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया और महिला आरक्षण विधेयक अब एक एक्ट है। तो आप मुझे ये बता पाएंगे क्या कि जो 2023 में शेखर जी महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी ने अपोज में वोट किया था क्या? पक्ष में ही वोट किया था ना। तो या तो जो है बिल्कुल, अगर फैक्ट की चीज, मैं पत्रकार लोगों से बहुत मतलब अपेक्षा रखती हूँ कि वो अगर बातें कह रहे हैं तो बिल्कुल फैक्ट की चीजें कहेंगे। तो ये बिल्कुल तय बात है कि 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पास हो गया, जो कि वर्तमान समय में एक्ट है। अब बात कर लेते हैं कि जो 16 अप्रैल और 17 अप्रैल को सरकार अचानक से बुलाती है, क्या बुलाती है? विशेष सदन बुलाती है। विशेष सदन किस लिए बुलाती है? कि वो लेकर के आती है 131वां संशोधन विधेयक। अब ये संशोधन विधेयक क्या है शेखर जी आपको, मुझे लगता है आपको ऐसा नहीं होगा कि आप पत्रकार हैं और आपको जानकारी ना हो कि महिला आरक्षण विधेयक। मैं इसका जवाब दे दूंगा पूजा जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। जी शेखर जी, 2023 में जब महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ था तब भी विपक्ष ने कहा कि आप इसको लागू कर दीजिए। तो उसमें एक क्लोज रखा गया सरकार की तरफ से, ये क्लोज रखा गया कि परसीमन के बाद में ये बिल लागू होगा। और तब सरकार ने कहा था कि हम 2026-27 तक जनगणना करा लेंगे और उसके बाद में 2029 तक मोस्ट प्रोबेबली हम परसीमन भी कर लेंगे और 2029 तक हम इस विधेयक को लागू कर देंगे। लेकिन उसके बाद में क्या होता है? पूरे 30 महीने बाद में सरकार आती है और कहती क्या है कि हमें संविधान में संशोधन करना है। क्या संशोधन करना है संविधान में? कि हमें जो है जनगणना से परसीमन को अलग करना है, क्योंकि हमारा संविधान जनगणना के बिना परसीमन की इजाजत नहीं देती है। तो विपक्ष ने क्या कहा? विपक्ष ने कहा कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि परसीमन को जनगणना से अलग करेंगे, उसी तरीके से हम कहते हैं आपको कि आप जो है परसीमन को महिला आरक्षण बिल से अलग कर दीजिए। महिला आरक्षण बिल बिना परसीमन के लगा दीजिए। 543 सीटें हैं, आराम से लगाइए, किसी को आपत्ति नहीं। अगर यही हालात 2023 में भी थे तब लगा दी होती सरकार, तो आज सदन में 181 महिला सांसद होती, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं थी। और वर्तमान समय में भाग रही है, सरकार नहीं चाहती कि वो जातिगत जनगणना कराए, क्योंकि जब आंकड़े सामने आएंगे तो वो अपने अधिकार की बात करेंगे। ठीक बात है पूजा जी, आपने जो बात कही वो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही है, लेकिन हम एंकर्स के सामने भी ये मजबूरी होती है कि कभी कभी अगर हम फैक्ट्स और सीधा सवाल रख दें तो उसके बाद जो सत्ता पक्ष होता है या जो असल मुद्दा होता है उस जगह के जवाब आते ही नहीं है। तो ये हम सब जानते हैं कि ये एक संशोधन विधेयक था जो कि 3 दिन के विशेष सत्र में गिर गया। अब उसके ऊपर भरपूर राजनीति हो रही है, लेकिन मैं चाहता था कि कांग्रेस और सपा की तरफ से यह पॉइंट आए ताकि बीजेपी के पास जब हम पहुंचे
तो कोई गुंजाइश ना रहे कि एक पास हुए बिल को आप किस तरीके से संशोधन के रास्ते दोबारा आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें कुछ नई चीजें जोड़कर। मैं आऊंगा अब तनु जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मेरा सवाल, तनु जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? मेरे को मिल रही है, आपको मेरी आवाज क्लियर? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2023 का जिक्र वो तो कर दिया है, लेकिन इससे पहले भी महिला आरक्षण बिल आपकी भी सरकार में आया, वो पास नहीं हो पाया। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो पिछले कई दशक से महिला आरक्षण के नाम पर या महिलाओं के नाम पर राजनीति हो रही है, इस पर जरा कांग्रेस का स्टैंड क्लियर कर दे। मतलब वो काम बीजेपी भी करती है, वो काम कांग्रेस भी करती है। देखिए, सबको नमस्कार। मैं कहना चाहती हूँ 2010 में जब राज्यसभा में वो बिल हमने पास करा दिया था, उसके बाद मुख्य विपक्षी पार्टी उस टाइम भारतीय जनता पार्टी थी। भारतीय जनता पार्टी उस टाइम इसी बिल के विरोध में थी। आज जिस बिल का ये क्रेडिट लेने के लिए आए हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल में लाया गया था, लेकिन तब ये उसका विरोध करते थे। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, आप जब बात महिलाओं की करते हैं और कांग्रेस से उसको जोड़ते हैं, तो कांग्रेस तो उन महिलाओं के साथ भी खड़ी थी जिनके बलात्कारी जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। मुझे याद है कि बृजभूषण शरण सिंह जब महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करती थी, तो हमारी नेता थी प्रियंका गांधी जी जो उनके साथ खड़ी थी, हमें टिकट दे करके उन्हें सदन में भेजने का काम किया था। तो ये कांग्रेस का काम था। कांग्रेस का स्टैंड ये है महिलाओं पर कि जब भी मणिपुर में बेटियों को निवस्त्र घुमाया जाता है, तब सबसे पहले हमारे नेता वहां पर पहुंचते हैं। जब भी बेटियों की अस्मिता की बात होती है, कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो दल है वो सबसे पहले वहां पर पहुंचते हैं। तो बेटियों के लिए भारतीय जनता पार्टी का तो ये स्टैंड है, जो आज मुझे याद है योगी जी आए लाइव और यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा निकाल करके कह रहे हैं कि चीरहरण हुआ है। चीरहरण तब नहीं होता योगी जी को, तब उत्तर प्रदेश में चीरहरण की याद नहीं आती जब बेटियों को जो है जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता समर्थन देते हैं, इस तरीके के बयान देते हैं। जब वो जर्सी गाय, 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ऐसी बात, महिलाओं का मंगलसूत्र कांग्रेस पार्टी छीन लेगी, ऐसे बयान जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं, तब क्या महिलाओं का इनको ध्यान नहीं आता, तब इनको आरक्षण समझ नहीं आता। सवाल यह है कि 543 सीटें हैं, आप 33% आरक्षण महिलाओं को दे दीजिए, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है। आप 33% आरक्षण देंगे तो 181 सीटों पर महिलाएं बैठ जाएंगी। लेकिन बीजेपी को ये करना ही नहीं था, क्योंकि अगर करना होता तो भारतीय जनता पार्टी पहले से प्ले कार्ड्स लेकर नहीं आती। जैसे इनको पता लगा कि बिल पास नहीं हो रहा, इन लोगों ने प्ले कार्ड्स निकाल दिए, इन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया, क्योंकि इन्हें पता था कि 2 राज्यों में अभी वोटिंग होनी बाकी है, इसका प्रभाव पड़ जाएगा, और ये चुनावों के लिए लाए थे। अगर इनको महिला आरक्षण लागू करना होता तो 2023 में कर चुके होते। और हम तो अभी भी कह रहे हैं कि ये जो आपने जातिगत जनगणना और परिसीमन की बात कर रहे हैं, आप जातिगत जनगणना 2011 के बेसिस पे ही करना था, तो आप 2023 से शुरू कर देते, लेकिन इन्होंने नहीं किया, क्योंकि इनको करना ही नहीं था लागू। ये चाहते थे कि चुनावों में कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, और नरेंद्र मोदी जी लाइव आकर जुमले फेंक रहे हैं। सवाल ये भी है एक कि जब आप कहते हैं सदन में, भरी सदन में, जब नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर करके कह देते हैं कि मैं तो क्रेडिट लेने, अगर आप कांग्रेस इस बिल का समर्थन करती तो भी क्रेडिट मुझे ही जाएगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो भी क्रेडिट मुझे ही जाएगा, लेकिन अगर आप समर्थन कर देंगे तो मैं हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जनता के टैक्स के पैसे जैसे वो अपने ऊपर खर्च करते हैं वैसे खर्च कर करके हमारी भी एडवर्टीजमेंट कर देंगे। तो मोदी जी को मैं बोलना चाहती हूँ, हम एडवर्टीजमेंट करने नहीं, हम उस महिला आरक्षण बिल को लागू कराने के लिए खड़े थे, जो पहले कानून बन चुका है। लेकिन जो 2 चीजें आप कह रहे हैं कि परिसीमन होना चाहिए और आप जो कह रहे हैं आरक्षण मिलना चाहिए, हम कह रहे हैं कि ओबीसी को आरक्षण दीजिए, SC/ST को आरक्षण दीजिए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि महिलाओं को आरक्षण मिलने में देरी हो जाएगी, तब हम ये कहते हैं कि ठीक है, आप तत्काल प्रभाव से लागू कर दीजिए, 543 सीटों पर ही कर दीजिए। लेकिन बीजेपी वो भी नहीं कर पा रही। तो ये बीजेपी का दोहरा चरित्र है, वो इसके लिए आए नहीं थे, वो सीटें बढ़ा करके 850 जो सीटें करने की साजिश है। आप बताइए, आप 850 सीटें कर दे रहे हैं, 33% आरक्षण आपने दे दिया, तो कितनी सीटें बन गई? 569 बन गई। तो आप बताइए, 569 सीटों पर तो पुरुष बैठ जाएगा और फिर महिलाएं बैठ जाएंगी 281 सीटों पर, तो फिर भी महिलाएं पुरुषों से कम सीटों पर बैठ रही हैं। तो आप महिलाओं की भागीदारी 543 में ही तय कर दीजिए, सीट बढ़ाने की जरूरत ही क्या है? टोटल सीटों से भी ज्यादा सीटें पुरुष को मिलेंगी अगर 850 सीटें हो गई तो। सवाल यह है कि अगर आप महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं तो 850 सीटें करने की क्या जरूरत है? आप उन्हीं सीटों में 33% दे दीजिए। ठीक है, आपने बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे मामले को इलैबोरेट किया है। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से सवाल रखने के बाद 2 चीजें तो कंफर्म हो गई कि एक चीज तो यह कंफर्म हो गई कि यह बिल 2023 में पास हो चुका है, क्योंकि विपक्ष इस बात को बहुत पुख्ता तरीके से कह रहा है। मैं कहता तो पता नहीं कैसे इसको विपक्ष लेता, लेकिन यह बात विपक्ष की तरफ से आ गई। कांग्रेस ने, चूंकि राजनीतिक दल है,
तो अपने फैक्ट्स के साथ में राजनीति भी खूब कर ली। उसने बताया कि बीजेपी किस तरीके से महिलाओं के साथ में है और किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ है। अब सुनीता जी, आपसे सवाल यह है कि जो चीज 2023 में पास हो गई उसको आप दोबारा लेकर के क्यों आए? अच्छा, अब यह है कि अपने यहां कहावत है कि बासी कड़ी में उबाल बार बार आता नहीं। अब उसमें आपने उसको नया बनाने के लिए परिसीमन और जनगणना, इन दो चीजों के नए मसाले उसमें ऐड कर दिए और कहा कि अब यह नया उबाल, नया स्वाद आएगा इसमें। विपक्ष तैयार है कि साहब 10 साल बाद ही सही, 2034 ही सही, लेकिन आएगा तब आएगा, अभी इसी पे चलने देते। इतनी जल्दी क्या थी? क्यों आपसे न पूछा जाए कि यह अमेंडमेंट बिल लेकर के ही इसलिए आया गया क्योंकि आप चुनाव में फायदा लेना चाहते थे? नमस्कार, मैं एडवोकेट सुनीता चौबे और बीजेपी की महिला प्रवक्ता हूँ। ये जो अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने क्या कहा मुझे सुनाई नहीं दिया क्योंकि वहां से म्यूट हो चुका था। और ये सपा से जो है प्रवक्ता, इनकी बातें स्पष्ट रूप से सुनाई दी है मुझे। तो कहने का मतलब है कि 2023 में जब हमारा ये महिला नारी शक्ति वंदन बिल और आरक्षण ये पास हो गया था, ये बिल पास हो गया था, तो उसमें भी तो इन्हीं पार्टियों के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा ही तो अड़ंगा लगाया गया था। इसमें ये नहीं है कि बीजेपी की मंशा नहीं थी कि इसमें महिलाओं को योगदान दें। 33% आरक्षण मोदी जी का पहले से ही एक अपना मुद्दा रहा है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में अधिकार मिलना चाहिए। तो अगर मोदी जी उसको धरातल पे लाना चाह रहे हैं, सारे अपने पार्टियों की जो विपक्ष है उनकी भी सहमति ले रहे हैं, तो विपक्ष इसलिए कि उनके विपक्ष वालों का भाव बढ़ गया है और कोई बात नहीं है। क्योंकि इस समय उनको यही लग रहा है कि अच्छा आप हमसे पूछोगे तो लो हम इसमें तो बिल्कुल अड़ंगा ऐसा लगाएंगे कि आप इसको कभी पास कर ही नहीं पाओगे। नहीं। और रही बात अगर ये महिला है, एक सेकंड सुनीता जी, आपका जवाब विधिवत आ नहीं रहा है। क्या है कि जो चीज पास हो चुकी है, आप समझिए, जो चीज पास हो चुकी है, एक बच्चा 5वीं क्लास पास कर गया, अब 5वीं क्लास पास कर गया तो अब 6ठी में जाने के बाद दोबारा 5वीं थोड़ी पास करेगा, वो तो 6ठी पास करेगा। तो सवाल इस बात का है कि जो बच्चा जो बिल आप एक बार पास करा चुके हैं उसमें जिस तरीके के आप संशोधन लाए, वो संशोधन मानने को तैयार नहीं है विपक्ष। तो आप ये कहिए ना कि जो हम संशोधन करना चाहते थे महिला बिल में, उसके लिए विपक्ष नहीं तैयार है। आप तो कह रहे हैं कि महिला बिल ही के खिलाफ है। वो महिला बिल पास हो चुका है, तो महिला बिल पास हो पूजा जी ने मुझे, देखिए शुरुआत में पूजा जी ने टोका जरूर था, लेकिन होता क्या है, क्या होता है कि अगर मैं सीधे सीधे सवाल रखूं तो अब राजनीति आप लोगों के साथ रहते रहते इतनी समझ में आ गई कि सीधा सवाल पूछोगे तो टेढ़ा ही जवाब आएगा, टेढ़ा सवाल रखोगे तो सीधी चीजें कुछ तय हो जाएंगी। तो अब यह मैं जानना चाहता हूं कि जो चीज 2023 में पास हो गई थी उसको फिर से क्यों पास करा और उस पर आप राजनीति कर रहे हैं। आप कहिए कि जो महिला आरक्षण बिल 2023 में हमने पास कराया, उस बिल में हम कुछ संशोधन करना चाहते थे जिसके ऊपर विपक्ष तैयार नहीं है, तब तो बात ठीक है। ये आप कह नहीं रही हैं और आप एडवोकेट भी नहीं, हैं। पास हो चुका था, लेकिन पास होने से नहीं मतलब होता है ना, पास होने के बाद उसको लागू भी तो कराना होता है। अरे एक्ट बन गया, वो रात ही में इन्होंने साइन कर दिया उस पे। जब विशेष सत्र सदन का बुलाया उसी रात कर दिया, उससे उसी समय कि मामला कहीं डिरेल ना हो जाए। इन्होंने अगर लागू करवा भी दिया है, अपने साइन करके आगे इस बिल को कर भी दिया था 2023 में, तो अगर हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है उसमें अगर कुछ संशोधन ला रहे हैं तो महिला के खिलाफ तो नहीं ला रहे हैं ना, वो तो महिलाओं के पक्ष में ही ला रहे हैं। लेकिन अगर उसको गलत अगर वे में लिया जाए, गलत सोच के साथ लिया जाए, तो उनको ये लग रहा होगा कि नहीं इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा, इस चीज को ये पॉइंट आपका ठीक है, जा रहा है, ये पॉइंट ठीक है। मैं नहीं, ये पॉइंट आपका ठीक है। इस पे मैं सवाल लेता हूं पूजा जी से भी और तनु जी से भी। पूजा जी, एक पॉइंट वैलिड है इनका कि नरेंद्र मोदी जी ये चाहते थे कि बजाय 2034 तक इंतजार क्यों करना,
हम 2011 की जनगणना उठा लें, नए सिरे से परिसीमन करा लें और महिलाओं को जो आधी आबादी है जिसको आधा हक मिलना चाहिए 33 तो मिल ही जाए। इसमें तो इनका पॉइंट बनता है, केवल इसी पे रहिएगा। बिल्कुल उसी पे हम हैं, आज भी उसी बात पे हैं हम। 33% नहीं आपसे नहीं, ये कम की बात कर रहे हैं ना ज्यादा की बात कर रहे हैं। सुनीता जी, डॉक्टर पूजा मिश्रा मेरा नाम है। सुनीता जी आपसे सवाल नहीं है, पूजा जी से सवाल है, आप रुकिए अब। जी 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 शेखर जी, 16 अप्रैल 2026 शाम के 6 बजे लोकसभा की कार्रवाई और हमारे गृह मंत्री महोदय ने सदन को संबोधित करते हुए बताया कि ये जो परिसीमन लाया जाएगा वो 50% फॉर्मूले पर आएगा, ना कि 2011 के जनगणना पे आएगा। उन्होंने कहा कि मैं उनके पूरे वर्ड बाय वर्ड रिपीट कर रही हूं, मतलब डायरेक्ट स्पीच है कि हम 100 गिनेंगे और 100 में 50 को जोड़ेंगे, फिर वो 150 हो जाएगा, फिर हम 150 में 33% करेंगे। और ये कहीं लिखित में नहीं लिखा हुआ था। मतलब सरकार जो 2023 में कह रही थी कि हम 2029 तक परिसीमन करके लागू कर देंगे महिला आरक्षण विधेयक, वो जो है 16 अप्रैल 2026 को 30 महीने बाद मुंह से कह रही है कि हम 50% फॉर्मूला लेकर के आएंगे। मतलब गणना भी नहीं करेंगे, 2011 की गणना है उसको भी नहीं मानेंगे, हम खुद से 50% कोई फॉर्मूला इजाद किए हुए हैं जिसको हमने बिल में लिखा भी नहीं है, हम उसके अनुसार करेंगे। तो शेखर जी बताइए कैसे इस पे समर्थन किया जाएगा? आप कह रहे हैं ऐसी सरकार पे भरोसा कर लिया जाए जो 30 महीने बाद आकर के बदल जा रही है। यही प्रधानमंत्री, यही गृह मंत्री ने हमें 30 महीने पहले भरोसा दिलाया था कि हम जनगणना करा लेंगे, हम 2029 तक कोशिश करेंगे इसको लागू करने के लिए, और इन्होंने जनगणना कराने का प्रयास भी नहीं किया। हमारे गृह मंत्री महोदय ने कहा कि अब तक हम सिर्फ घर ही गिन रहे हैं, और आप गिनते 2027 तक अगर आप जनगणना करा लेते, नहीं करा लेते तब आप बुलाते ना कि हम नहीं करा पा रहे, आप लोग सजेशन दीजिए। और जो है इतनी सर्वदलीय बैठक भी नहीं बुलाया गया था। 48 घंटे पहले सारे एमपीज के पोर्टल पे आ गया नोटिफिकेशन कि हाँ ये जो है 131वां संशोधन बिल लेकर के आया जा रहा। भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा चाहते हैं कि महिलाएं आगे रहे। वेस्ट बंगाल में महज 10% महिलाओं को टिकट दिया है और कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। टीएमसी महिला विरोधी है जिसके 39% महिलाएं संसद में सुशोभित करती हैं और 31% विधानसभा में जो है टिकट देने का काम किया हुआ ममता बनर्जी जी, और आप कह रहे हैं कि महिलाओं को जो आगे बढ़ाते। माननीय प्रधानमंत्री जी तो 8:30 बजे आए, अगर शेखर जी वो आगे बढ़ा रहे होते महिलाओं को तो वो कहते 8:30 बजे कि मैं माताओं बहनों माफी मांगता हूं आप सबसे, मैं महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहता हूं, अपना इस्तीफा देता हूं, देश को महिला प्रधानमंत्री मिलेगा। वैसे भी भाजपा का जो है संविधान कहता है कि 50-75 होने के बाद में ठीक है, वो मतलब ये हाइपोथेटिकल हो जाएगी हमारी चर्चा थोड़ा सा। ठीक है, अब हम जरा सोनी जी के पास हुआ है, पत्रकार हैं, बहुत देर से वो वेट कर रही हैं। सोनी जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि महिलाओं को लेकर के राजनीति हमारे देश में आज से नहीं, महिला आरक्षण के नाम पर जमाने से होती आई, महिला आरक्षण बिल के नाम पर। अब ये इतना ज्यादा फ्रूटफुल बिल है कि इसमें से हर बार फल तोड़े जा सकते हैं। मतलब जब नहीं पास हुआ तब तो तोड़े ही तोड़े थे, अभी जब पास हो गया तो उसको बताया कि नहीं लाए संशोधन, लेकिन पुराने पेड़ को नया बता करके और फिर एक बार उस पर फुल सियासत हो गई। तो सवाल इस बात का है कि यह केवल राजनीतिक मजमा लगाने की कोशिश थी या फिर जो वास्तव में इस बिल का स्वरूप है उसमें कहीं पे भी वास्तव में आधी आबादी को आधा हक मिल रहा है। आंकड़े तो 33 के ही हैं। आप भी माइक अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट है आपका माइक। हेलो जी, अब बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, बोलें आप। जी, आज आपने बोला ना कि दोबारा से चर्चा का विषय बन गया है और महिलाओं का जिस तरह से आज
लखनऊ में आक्रोश देखने को मिला। आज मुख्यमंत्री जी राजधानी लखनऊ में सड़कों पे थे, वहां पे महिलाओं की तमाम रैलियां, तमाम लोग वहां देखने को मिले, जो कि वहां पे साफ तौर पे दिखाई दिया जा रहा था। वहां पे महिलाओं को लेके आक्रोश हो रहा है और काफी लेके इसको विवाद हो रहा है। हर जगह एक ही चर्चा, महिला बिल पास का। तो अब ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री सड़कों पे थे। नहीं, मुख्यमंत्री तो सड़कों पर थे। सवाल इस बात का है कि ये महिला आरक्षण बिल को लेकर के जो राजनीति हो रही है उसमें महिलाओं की हित चिंता बीजेपी की तरफ से है या फुल राजनीति है? क्योंकि ये बिल तो 2023 में पास हो चुका है, अमेंडमेंट था जो नहीं हो पाया, वो गिर गया। आम जनता में हम लोगों ने बात की, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है मैं तहत के आपको बताऊं तो वहां पे यही था कि एक तरह से जब ये पास हो चुका है, जब ये पहले आ चुका है, तो आज दोबारा चर्चा क्यों की जा रही है। और एक सवाल और था आम जनता का कि जब बीजेपी सारे बिल लेके पास कर लेती है तो एक को क्यों नहीं कर पा रही है, महिला वाले बिल को क्यों अटका रही है। और विपक्ष से बात करें तो यही था कि नहीं, हम इसको चीजों को आगे नहीं लेके जाना चाहते हैं। तो साफ तौर पे पद यात्रा जो थी, दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल रहे, मुख्यमंत्री भी शामिल रहे, तमाम बड़े नेता, तमाम बड़ी महिलाएं जो नेता थी, महामंत्रियां थी, मंत्री के औहदे से भी सारी महिलाएं, आज गुलाबो देवी भी सड़कों पे थी। तो साफ तौर पे ये देखा जा रहा है कि कहीं चर्चा का विषय इसको पॉलिटिक्स में किया जा रहा है। ठीक है सुनीता जी, शुद्ध रूप से सियासत की जा रही है, ये बीजेपी भी समझ रही है, मतलब विपक्ष भी समझ रहा है, बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहा है और जनता भी यही कह रही है कि बीजेपी महिला आरक्षण के ऊपर राजनीति ज्यादा कर रही है, काम तो पहले ही हो चुका है। जी, ये सरासर आरोप है कि बीजेपी इस पे राजनीति कर रही है। जब भी बीजेपी कोई बिल या कानून लाया गया बीजेपी के द्वारा, उसको धरातल पे लागू किया गया। और महिला आरक्षण बिल जो ये पास करने की बात हो रही है कि 2023 में पास हो गया था, तो लागू क्यों नहीं किया जा रहा है। तो हर चीज का एक तरीका होता है, वो हर जगह पेपरों में भी तो शामिल होना चाहिए। तो क्या ऐसे ही सिर्फ हवाई में तो पास नहीं हो जाएगा ना। माना कि उन्होंने अपना समर्थन दे दिया कि महिला आरक्षण बिल के पक्ष में हम अपना समर्थन दे रहे हैं, जितने भी विपक्ष पार्टियां थी 2023 में, लेकिन उसको धरातल पे लाने के लिए, उसको सुचारू रूप से लागू करने के लिए अगर बीजेपी अपना कुछ उसमें तरीका चेंज की है या उसको पूरी तरह से लागू करना चाह रही है ऑन रिकॉर्ड, तो दिक्कत क्यों हो रही है। महिला के खिलाफ कभी बीजेपी थी और ना कभी होगी। नारी शक्ति हमेशा बीजेपी का एक अहम हिस्सा रहा है। ये तो बिल अब आ रहा है ना, बिल 2023 से शुरू हुआ था, लेकिन नारियों का जो भी यहाँ बीजेपी में सम्मान होता है, वो मुझे नहीं लगता है कि सपा और कांग्रेस वाले करते होंगे। ये तो कुछ भी उठा के सरकार के खिलाफ कुछ भी लाते हैं। मणिपुर की बात लेकर आ रही हैं। मणिपुर में सबको पता है कि मणिपुर में क्या साजिशें रची गई सरकार के खिलाफ। मैं भी वहाँ हाथरस में एक मामला हुआ था योगी जी के खिलाफ, उसमें शामिल हुई थी एज ए एडवोकेट। उसमें मुझे पता चला कि सरकार के खिलाफ कितनी षड्यंत्र रचते हैं ये कांग्रेस वाले और सपा वाले। मतलब कांग्रेस और सपा सिर्फ लोगों को भ्रमित की है। आज तक अगर भ्रमित नहीं की होती तो उनका भी ऐसे ही बीजेपी की तरह से अपना एक साफ सुथरा छवि बना हुआ था। क्यों अपनी छवि खराब कर लिए ये लोग? क्यों प्रियंका जी कुछ भी जाके अनाप शनाप भाषण दे के चली आती हैं? और क्यों इनके सपा ये कांग्रेस ये अखिलेश जी कुछ भी बोलते हैं? इनको ना बोलने का कोई तौर तरीका पता है कि किसको क्या बोलना है, कुछ भी बोल देते हैं। मैं नारी शक्ति के लिए आज 2 दिन से बीमार होने के बाद भी मैं आई हूँ, यानी कि मुझे दर्द पता है अपनी महिलाओं का। ये नहीं कि हाँ आप सिर्फ आके बोल दे, बोलने से नहीं होता है, सोचने से होता है। अब अगर कोई बिल पास कराया गया है तो उसमें अपना इमोशंस भी लिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कागजों पे हो जाएगा। ठीक है तनु जी, ठीक है सुनीता जी, मैं आता हूँ आपके पास। तनु जी कुछ कहना चाह रही हैं, तनु जी की बात सुन लेते हैं। देखिए पहले मैं इनके सवालों का जवाब दे दूं। पहले तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी महिला हितैषी हैं, तो जो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ देता हो वो महिला हितैषी कैसे होगा, ये मुझे नहीं पता। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हाथरस कांड हुआ था, उसमें योगी सरकार के खिलाफ साजिश की गई थी, तो यही की पुलिस थी जो रातों रात बेटी की शवों को जला दिया इन्होंने, उस पर जाकर सियासत कर रहे थे ये लोग। और तीसरी बात इन्होंने मणिपुर पर बात
थी तो डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, उसके बाद भी अगर सरकार के खिलाफ कोई देश में बैठ कर साजिश कर सकता है, नहीं किए हैं, लेकिन कितनी महिलाओं की जिंदगी खराब किए होंगे ये भी आप सोच लीजिए। अब आप इसको सुनिए, जब आप बोल रही है ना 2012 के बेसिस पर राहुल जी ने क्यों आप कितनी महिलाओं की जिंदगी तो मैं आपको के साथ बताती हूँ खिलवाड़ क्यों नहीं किया कर होगा, सकते। ये भी आपको 2000 अभी तक आपको पता नहीं होगा पार्टी में रहते हुए। हमें पता है कि राहुल जी क्या क्या को न्याय दिला के आए ना आप, हाथरस की बेटी को न्याय मिल गया, बेटी के शवों को जलाने वालों का पता लग गया। अपने पत्नी को छोड़ा तो म्यूचुअली छोड़ा, वो आज भी अपने मोदी जी अपने पति के लिए व्रत रखती है, शामिल होते हैं, कैसे टिकट मिलती है, हमने देखा। विपक्ष को मत सिखाइए। सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, आप बार बार जो सवाल करते हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए 2011 में, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए 2001 में वाजपेयी जी की सरकार थी, वाजपेयी जी ये कह रहे थे कि जो सीटों की संख्या है उसको फ्रीज कर रहे हैं, इसलिए फ्रीज कर रहे हैं क्योंकि 2026 तक जब हमें पता चल जाएगा कि आबादी जब स्थिर हो जाएगी, संख्या दर पता लग जाएगी, उसके बाद हम सीटों की संख्या को बढ़ाएंगे। तो ये फ्रीज हो गया था और वो 2001 में हुआ था। 2001 से लेके आज मान लीजिए 2026 आ चुका है, 25 साल मान लीजिए, तो उस 25 साल में 17 साल बीजेपी की सरकार थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन सीटों की संख्या फ्रीज करने के 2 रीजन बताए गए थे। उस टाइम के कानून मंत्री थे अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी ने साफ साफ ये उस वक्त कहा था कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, यानी कि 2026 में एक स्थिर हमें आबादी का पता लग जाएगा कि आबादी कितनी बड़ी है, उसके बेसिस पे हम जा करके जो है सीटें बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए नहीं बढ़ाई थी। तो अब सवाल यह है कि क्या 2026 आ चुका था, नहीं आया था, तो आप कैसे लागू कर देते हो? 2026 आ चुका है तो क्या हम नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को पूरा कर चुके हैं, उस लक्ष्य को पूरा कर चुके हैं? क्या हमें आबादी का पता लग चुका है और उसके दर के बेसिस पे हम सीटें बढ़ा रहे हैं? नहीं, हम सीटें बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें दक्षिण को उत्तर से लड़वाना है, हम सीटें बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें चुनाव जीतना है, हम सीटें बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें महिला आरक्षण के पीछे छुप करके चुनाव में वोट लेना है, हम सीटें बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि 850 सीटें हो जाए और जनता बेवकूफ बन जाए, महिलाएं बेवकूफ बन जाए, उन्हें लगे कि हम तो उनको 33% आरक्षण दे रहे हैं। पर आरक्षण देकर भी अब क्या कर रहे हैं, पुरुष की सीटें और बढ़ रही हैं, फिर से टोटल सीट से भी ज्यादा पुरुष की सीटें बढ़ जा रही हैं, महिलाएं फिर भी 33% पर है। तो महिलाओं को फैसले में हकदार हक नहीं देना था, आपको जनता को गुमराह करना था। इसलिए आप इस बिल को लागू करने लाए नहीं थे, प्ले कार्ड्स लेकर के आए थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, आप जो कानून बन चुका है आप उसको बिल कहकर बिल गिरा दिया। महिला विरोधी कांग्रेस पार्टी एजेंडा चलवा रहे हैं। करोड़ों रुपए तो मोदी जी वाकई खर्च कर चुके हैं, सदन में खड़े होकर बोल रहे थे, लेकिन मैं मानती हूँ कि करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। सारी मीडिया ये दिखा रही है महिला सशक्तिकरण बिल गिर गया, महिला सशक्तिकरण बिल गिर गया। जो चीज कानून बन चुकी है आप उसको बिल बता करके गिरा रहे हैं। आप संशोधन बताइए ना, जो 2 डिमांड सरकार की हम उसके खिलाफ हैं। हम जनगणना के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जनगणना आप करा नहीं सकते तो तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू कर दीजिए, वो भी आप नहीं करेंगे। आपको 850 सीटें ठीक है तनु जी, मैं अब थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाता हूं, आपने बहुत अपनी बात रखी है। मैं पूजा जी आपसे जानना चाहूंगा कि एक चीज टेक्निकली समाजवादी पार्टी के नजरिए से अगर हम समझने की कोशिश करें, कोई चीज जनगणना तो हो ही रही है, आज नहीं कल ये हो ही जाएगी और उसके आधार पर एक रूट भी तय हो जाएगा कि परिसीमन किस तरीके से होगा, कितना होगा, कहां होगा, कैसे होगा। एक दिन ये सीटें भी बढ़ जाएंगी। 2034 तक उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोविड जैसा कोई कालखंड नहीं आया, तो ये चीजें हो जानी चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि अगर एक रास्ता जो सरकार दिखा रही थी उसमें हमें ये चीज 2029 में मिल जाती, तो उसमें समाजवादी पार्टी के हिसाब से पॉलिटिकल डाउनफॉल क्या था? हम इस चीज को समझना चाहेंगे कि राजनीतिक मंशाएं भी होती हैं। वो कौन सी राजनीतिक मंशा थी जिसको बीजेपी पूरा करना चाह रही थी, और समाजवादी पार्टी के हिसाब से अगर चूंकि बिल तो पास है तो वो 2034 में आएगा तो सपा का काम उससे चल जाएगा। शेखर जी 2029 में आए, 2024 में आए, 2026, 2027 में आ जाए, महिला आरक्षण मिल जाए महिलाओं को, समाजवादी पार्टी उसके पक्ष में ही है और समाजवादी पार्टी के हित में ही है। मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को अधिकार मिलने से किसी भी पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अहित होने वाला है। और शेखर जी आपने एक प्रश्न किया कि अगर ये 2029 में लागू हो जाता तो हमें क्या आपत्ति थी? हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें भाजपा सरकार पर भरोसा ही नहीं है। लगातार इस तरीके से भाजपा सरकार ने जनता का, विपक्ष का, सबका भरोसा तोड़ा है। आप सोचिए कि 2023 अप्रैल में जब ये नारी बंधन बिल पास हुआ था, तब क्या कभी नारियों ने सोचा था 2023 के बाद में कि 2026 में हम माननीय प्रधानमंत्री आ जाकर के क्रंदन करने लगेंगे?
आप आज कह रही हैं कि बीजेपी पर आपको भरोसा नहीं है, मान लिया आपकी बात पूजा जी, आप कह रही हैं कि बीजेपी पर राय रत्ती भरोसा नहीं है, और ये आप ही नहीं कह रही हैं, सदन के अंदर अखिलेश यादव जी ने भी ये बात कही। तो 2023 में फिर जब आपने समर्थन किया था तब कौन सा भरोसा था? बीजेपी तो यही थी, यही मोदी, यही शाह। कह रहे हैं उससे वही तो शेखर जी आपको बता रहे हैं कि हमें लगा कि चलो ठीक है, ये अभी तुरंत नहीं करना चाह रहे, 2024 में 2029 तक की तो बात कर रहे हैं, तो हो सकता है 2024 में इनको दिख रहा हो कि महिलाओं को नहीं देते हैं आरक्षण, कुछ इनका बेनिफिट हो, कोई बात नहीं 2026 में तो लागू हो। पर बाद में समझ में आ रहा है कि 30 महीने बाद में कि इनकी तो इच्छा ही नहीं है, ये 30 महीने बाद बदल गया। अभी 2029 आने में, 2029 के चुनाव, अब मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूं पूजा जी, एक फैक्ट और सुनिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब ये बिल लेकर के आए थे, ये संविधान भी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जब ये बिल लाया गया था, महिला आरक्षण बिल, उस समय पे अटल जी ने साफ साफ कहा था कि जो अभी मौजूदा वर्तमान की स्थिति है, जितनी सीटें लोकसभा के अंदर हैं, हम इसी पर महिलाओं को आरक्षण दिए दे रहे हैं। वो बिल भी अटल जी के सरकार में वो बिल पास नहीं हो पाया, वो गिर गया था। और उसमें भी उन्होंने समाजवादी पार्टी, तब नेताजी जिंदा थे, नेताजी से बहुत अच्छे ताल्लुकात अटल जी के थे, दोनों एक दूसरे की बड़ी रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन वो बिल, उस बिल का मुलायम सिंह ने भी समर्थन नहीं किया था। तो आप इस बात को एकदम सिरे से नहीं नकार सकती हैं कि समाजवादी पार्टी अलग अलग मौकों पर 2023 से पहले अलग अलग मौकों पर इस बिल का तरह तरह से विरोध करती आई है, ऐसा नहीं है कि उसने नहीं किया। शेखर जी, वुमेन रिजर्वेशन बिल का विरोध नहीं किया था, मांग रखी थी, कोटा विथिन कोटा का। हम वही कहते हैं ना, पत्रकार है, थोड़ा टेक्निकल चीजें क्लियर करिए कि श्रद्धेय नेताजी ने मांग रखी कि जो पिछड़ी महिलाएं हैं उनको भी कोटा दिया जाए। हम कह रहे हैं कि आपको आपत्ति क्या है? जब 33% रिजर्वेशन की बात चल रही है महिलाओं की, तो आपको इसमें आपत्ति क्या है कि SC, ST, आदिवासी, पिछड़े, जो बात आप कह रही हैं उसी जगह पे नहीं, उसका जवाब भी आया, सदन के अंदर ही आया, उसका जवाब भी आया सदन के अंदर ही। गृह मंत्री अमित शाह ने यह बात कही, आपने अमित शाह का एक कोट बताया था, मैं भी बताता हूं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सारे के सारे टिकट अगर महिलाओं को दे दे तो बीजेपी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका जवाब लेकर के तभी जाइएगा शेखर जी। हम सदन में खड़े हैं, संविधान के अकॉर्डिंग से एक लॉ बनाने की बात कर रहे हैं भारत देश के लिए, जो कि लोकतांत्रिक देश है, जिसमें गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल होता है। और वहां पे जो है बचकानी बात कर रहे हैं, फिर तो ये रिजर्वेशन बिल की जरूरत ही नहीं है। आप 100% महिलाओं को टिकट दे दे, सारी पार्टियों को कह दिया जाए, भाजपा ही दे दे, भाजपा के 100% जो है सीटों पे लड़ा दे, बाकी विपक्ष एक पे भी ना लड़ाए, तो भी कहीं हो सकता है कि 33% जो रिजर्वेशन हो जाएगा। अगर इस तरीके की बातें बचकानी करेंगे, जैसे कि होमवर्क करना बच्चा भूल गया है तो आगे कॉपी चेक कर रहे हैं, ऐसा करे पीछे आपकी बात अपनी जगह, बिल्कुल आप अपनी दलील आपने मजबूती के साथ में रखा। तनु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक सेकंड मैं आता हूँ। ऐसा करें, 1 घंटे समय दीजिए, सबको दे दीजिए, ठीक है। तनु जी, जो बात पूजा जी कह रही हैं, एक सेकंड पूजा जी, तनु जी, जो बात समाजवादी पार्टी की तरफ से पूजा जी ने कही, देखिए आपकी सरकार में भी ये बिल पास नहीं हो पाया था, बल्कि राज्यसभा में जब इसको लेकर के आए तब ये भी बात कही गई कि ये राज्यसभा में पास हुआ है तो कम से कम जिंदा रहेगा ये बिल। तो सवाल इस बात का है कि लोकसभा में फिर भी नहीं पास हो पाया, तो ऐसे में अब आप दोनों चूंकि पॉलिटिकली विपक्ष में हैं बीजेपी के खिलाफ, तो आप उसको कर सकती हैं कि आप अपना माइलेज ले लें, लेकिन लोकसभा में आपको सपा की जरूरत थी। उस समय पर भी जो समाजवादी पार्टी के लीडरान थे, उन्होंने इसी तरीके से कुछ ना कुछ अपनी मांग रखी, शर्त रखी, और वो शर्त असंवैधानिक नहीं होती है। कोटे के अंदर कोटा रखना हो, या ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देना हो, या फिर मुस्लिम महिलाओं की बात करने लगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज कोई कह नहीं सकता है। यह अब की बार भी हुआ, पहले भी हुआ है। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी उस दौर में जब आपकी सरकार थी तो इतनी ही ईमानदारी से बिल पास कराने की जद्दोजहद कर रही थी जितना आज आप दोनों विपक्ष में रहते हुए बीजेपी के खिलाफ एक साथ लड़ रहे हैं? क्योंकि वो बिल आपकी सरकार में नहीं पास हो पाया। देखिए, उस वक्त अगर समाजवादी पार्टी ने साथ दिया होता तो वो बिल शायद आज पास हो गया होता और क्या कहते हैं कानून बन चुका होता। लेकिन सवाल ये है कि उस वक्त इन्होंने मांग की थी कि आप कोटे के अंदर कोटा दीजिए,
तो राहुल गांधी जी ने इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया और उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनसे ये भूल हुई थी कि उस वक्त उन्होंने कोटा देने पर जो समर्थन नहीं दिया था, लेकिन आज वो इस पर अड़े हैं कि ओबीसी, दलित, पिछड़ी महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। तो राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो अगर उनके सरकार से, उनके परिवार से या उनके कांग्रेस के नेताओं से भूल होती है तो वो उसका स्टैंड लेते हैं। तो राहुल गांधी जी के ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि हम कोटे की मांग करते हैं, हमसे वो भूल हुई थी। तो सपा तब भी इसी बात पर अड़िग थी, सपा आज भी इसी बात पर अड़िग है। तो मुझे लगता है कि सपा का तो स्टैंड क्लियर है, लेकिन कांग्रेस जिसने इस बिल को लाई, उस वक्त कुछ कंडीशंस जो लगाई थी विपक्ष में जो लोग बैठे थे, उन्होंने उस कंडीशन के चलते वो बिल कानून नहीं बन पाया। अगर वो तब बन गया होता तो शायद उसमें और चीजें ऐड करके बाद में उसको सुधारा जा सकता था, लेकिन क्योंकि उस वक्त विपक्ष में होने के नाते इन लोगों ने साथ नहीं दिया था, तो आज तक वो कानून नहीं बन पाया। आज तक महिलाएं अपने हक और अधिकार से वंचित हैं। तो ये इसका पक्ष था। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बिल को जो दो संशोधन, जो दो ये बता रहे हैं पॉइंट्स इन्होंने रखे हैं, परिसीमन करने का और जनगणना करने का, अगर इन्हें जनगणना करानी होती तो राहुल गांधी जी हमेशा से कहते हैं कि जितनी जिसकी भागीदारी होनी चाहिए उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी हमेशा से इसके विरोध में है, क्योंकि जब ये दक्षिण और उत्तर सीट बढ़ाने की, जब ये 850 सीटें करने की बात करते हैं तो ये किस पर जाएंगे कि किसकी कितनी जनसंख्या है। आप मान लीजिए कि दक्षिण के स्टेट्स में जा रहे हैं जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उसमें जा रहे हैं जनसंख्या ज्यादा है, कम है, सॉरी, उत्तर में जा रहे हैं, उत्तर में जनसंख्या ज्यादा है, तो आप उस जनसंख्या के बेसिस पे लोकसभा की सीटें ज्यादा कर देंगे। अब ज्यादा सीटें वहां पर है तो 33% आरक्षण होगा। तो आप ये बताइए कि जिसने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया है वहां पर तो आप लोकसभा की ज्यादा सीटें देंगे उनको और कम सीटें देंगे, और जिन्होंने जनसंख्या को बढ़ाया है आप उनको लोकसभा में ज्यादा सीटें देंगे। तो ये जाती हुई वहां के लोगों के साथ, तो ये दक्षिण और उत्तर को लड़ाने की साजिश थी। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कई बड़े बड़े जो नेता हैं दक्षिण के, उन्होंने पहली स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए कि 2 बच्चे कर रहे हैं आप तो तीसरा भी जरूर करिए, उस पर सरकार आपको ये फायदा देगी और वो फायदा देगी, क्योंकि वो जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के कानून ला सकती है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इस बात का डर पहले से ही आरएसएस के लोगों को रहता है। मोहन भागवत कई बार कह चुके थे आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करिए, क्योंकि उन्हें पता था कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा हिस्सेदारी मिल सकती है, तो उन्होंने पॉपुलेशन बढ़ाने पर जोर दिया। तो ये एक पूरा मसला था कि दक्षिण और उत्तर के जो लोग हैं वो आपस में लड़े और इस पर भारतीय जनता पार्टी की रोटियां सीखें। सुनीता जी, मैं अब आपसे समझना चाहूंगा कि जो बातें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से रखी गई हैं, खासतौर से बिल में जिस तरीके के अमेंडमेंट्स को लेकर के सपा अलग अलग दौर में अपनी बात को रखती आई और कांग्रेस अपनी बात रखती आई है, या उसने भी यह स्वीकार किया कि उसकी सरकार में यह बिल नहीं पास हो पाया। अभी जो 2023 में आपकी सरकार में हो गया, तो आपको क्या लगता है कि यह बिल जो पास हुआ उसमें जो बातें आज सपा या कांग्रेस या विपक्ष की तरफ से आ रही हैं महिलाओं को लेकर के, उनके हक को लेकर के, कोई गुंजाइश ऐसी सरकार बनाएगी कि उन सारी चीजों को समाहित करने का प्रयास हो, या आपको लगता है कि महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया उसके बाद मामला खत्म, जबकि सीटों की संख्या, मतलब जो आज हमारे 543 बैठे हैं इनमें से कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जो ये अपनी सीट छोड़ना चाहता हो। मतलब जो चुनाव आयोग का डेरोगेटिव होता है उसके आधार पर कोई सीट महिला होती है, कहां ओबीसी, एससी, एसटी, वो अपनी जगह पे है। आरक्षण जो अभी लागू होता है वो उसको छोड़ दीजिए आप। लेकिन इन 543 में से कोई अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है कि इसमें 33% महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए या 50% महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए। वो सीटें बढ़ाई जाएंगी, फिर उसमें से 33% दिया जाएगा। ये बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सब की मंशा है, जो भी वहां पर बैठे हुए हैं पुरुष। तो ये महिलाओं के हितों की लड़ाई कैसी है जहां 50% आरक्षण भी नहीं है और 33% के लिए इतनी जद्दोजहद? जी, अभी सपा की प्रवक्ता जो आरोप लगा रही हैं कि बचकानी हरकतें हैं, तो ये अपने जो अखिलेश जी हैं उनकी हरकतें देखें पहले कि वो कब कहाँ क्या बोलना है, उन्हें सोचना नहीं होता है। रही बात कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी जी हैं, वो भी कौन सा स्टेटमेंट कहाँ दे देंगे उन्हें खुद नहीं पता। उनका रिएक्शन भी ऐसा होता है कि बच्चों जो 5 साल के बच्चे होते हैं उस तरह की हरकतें हैं। रही बात हमारी जो मंशा की बात की जा रही है कि बीजेपी बिल को सिर्फ आरक्षण के नाम पे गुमराह कर रही है, परिसीमन के नाम पे गुमराह कर रही है, तो दिल्ली में आप देखिए हमारे 2 सांसद जो है महिलाएं हैं, तो 33% अब लागू होगा नहीं लागू होगा, उससे पहले मोदी जी ने अपना जो
जो इच्छा है, जो अपना उनका उद्देश्य है, उन्होंने कर दिया है। लेकिन इनका तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी से आरोप लगाते इस तरह से जनता के प्रति जाके उनकी छवि खराब करे, जो कि कभी होना नहीं है। जितना ये लोग ताकत लगा ले, जितनी रैलियां कर ले, जितना धरना प्रदर्शन कर ले, इनका रैली और प्रदर्शन हमेशा ही एक बेबुनियाद होता है। दिखाई देता है कि कब क्या क्या इनके जो नेता होते हैं कुछ भी बोलते जाते हैं। महिलाओं का कभी ये लोग इज्जत किए हैं? सुषमा स्वराज जी के लिए इन्होंने क्या बोल दिया, स्मृति ईरानी को लिए क्या बोल दिया? आप लोग क्या करोगे? महिला, आप महिला हो ना, लेकिन महिलाओं के बारे में आप लोगों को भटकाया गया है। इससे आपको क्या लेना देना? ये गजब सिखाती है। आप महिला हुआ है, लेकिन फिर भी आप महिलाओं को होती है, इस चीज को आप लोग हमेशा पर्दे के पीछे रखते हैं। लेकिन वो चीजें खुलासा में हो जाता है कि महिलाओं के साथ कांग्रेस पार्टी क्या करती है, महिलाओं के साथ सपा वाले क्या करते हैं, ये सब साफ साफ दिख जाता है। जो चलिए ठीक है, सपा क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है, बीजेपी क्या करती है, ये सारी चीजें सुनीता जी, सम्मान आज भी है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। ठीक है, कौन सी पार्टी किस तरीके से किस चीज को लेती है ये अपनी जगह पर है, लेकिन जनता भी सब कुछ समझती है। इस बात से भी हमें मुतमईन रहना चाहिए। सुनीता जी आपका, तनु जी आपका, पूजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2 किलोमीटर का मार्च निकाला, देश में, प्रदेश में, अलग अलग प्रदेशों में जिस तरीके से प्रदर्शन हुए, महिलाएं सामने आई, बीजेपी के लीडर्स सामने आए और ये कहा गया कि ये महिला जो बिल लेकर के आरक्षण का हम आए उसको गिरा दिया गया, विपक्ष ने इसको पास नहीं होने दिया। ये संशोधन बिल था, गिर गया, लेकिन जो पास है वो तो बहुत पहले से पास है। अब देखने वाली बात यह है कि उस बिल के सहारे कहां तक ये सरकार आगे बढ़ती है, हमारी व्यवस्थाएं आगे बढ़ती हैं, और जब व्यवस्थाएं और सरकार दोनों आगे बढ़ रही हों तो उसमें महिलाओं के पास उनकी हिस्सेदारी किस रूप में आती है। नमस्कार। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। जो अपनी पत्नी को सांसद तो बनवा लिए श्री अखिलेश यादव जी, बाकी महिलाएं सांसद नहीं बन सकती, विधायक नहीं बन सकती। चेतावनी नहीं है, ये उनके लिए एक सफाई की आखिरी घंटी बज गई है। ये राजनीतिक खेल था, ड्रामा था। चुनाव की पदयात्रा हो रही थी लखनऊ, और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है, विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा।